प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान सेट 2 नवंबर 2022 परीक्षा हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था O-2 आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो पहली कक्षा में 2 होते हैं, दूसरी में 6 होते हैं। अब यहाँ पर O- लिखा हो, इसका मतलब इसने 2 लिए हुए हैं, तो क्या है 2 8, किसी से 2 लिए हुए हैं इसीलिए तो ये O-2 बना है। तो इसके बाह्य कोश संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन पूछें तो कितने होंगे? 8 होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 8। ठीक है, आगे चलते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? रदरफोर्ड ने क्या किया था? एक सोने की पन्नी ली थी, उस पर अल्फा कण प्रकीर्णन करवाया था। तो यहाँ पर एक जो अल्फा कण है टकरा कर वापस लौट आया था, उससे पता चला था परमाणु के केंद्रक का यानी नाभिक का। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो इसमें क्या क्या करोगे? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर 6 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है पादप जगत के उभयचर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, पादप जगत के उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्टोपस का फाइलम संघ क्या है? तो प्यारे बच्चों, ऑक्टोपस जो है उसका फाइलम संघ मोलस्का है। ऑप्शन नंबर क्या इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे समस्थानिक का उदाहरण लिखें। तो समस्थानिक किस के उदाहरण अगर हम लिखना चाहें, जैसे कार्बन C6 14, कार्बन C6 12, तो ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक एक जैसा, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, वो समस्थानिक होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कार्बन 6 14, कार्बन 6 12। तो ये क्या है? कार्बन के समस्थानिक हैं। आगे है, यदि Z14 है तो उस तत्व का नाम क्या होगा? यानी परमाणु क्रमांक कितना है उसका दिया हुआ, परमाणु क्रमांक 14 है, तो 14 परमाणु क्रमांक किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। Si उसका नाम होगा। ठीक है, सिलिकॉन। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अगर इस वेग की जगह दुगना कर दें तो 1/2m, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2v² हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? देखो 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4v², तो कितने गुना हो रहा है? 4 गुना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 गुना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 4 गुना। एनिमिलिया जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, वो क्या है? ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा जो है वो सबसे बड़ा संघ है। आगे है, केसरुकियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो केसरुकियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। आगे है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं जिनमें बीज फलों के अंदर बंद नहीं होते, उदाहरण है इसके पाइनस, साइकस आदि। इन्हें नगन बीजी, अनावर्त बीजी पौधा भी कहा जाता है। इन्हें कॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म के लक्षण हैं। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? देखो, इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं, उदाहरण गेहूं, चावल आदि। इन्हें आवर्त बीजी पौधा कहा जाता है, इनमें फूल बनते हैं। तो ये क्या है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर है। आगे है इसके बाद प्रश्न नंबर 12, एक विद्युत ईटर की घोषित शक्ति। तो P दिया हुआ है, देखो P पावर दी हुई है 1500 वाट, और T दिया हुआ है 10 घंटे। तो हमें क्या निकालनी है? ऊर्जा निकालनी है। तो P बराबर W/T होता है। तो इसका बटा एक करें, आर पार गुणा करें तो W बराबर क्या हो जाता है? P गुणा T हो जाता है। तो P गुणा T हो जाता है यहाँ 1500 और गुणा में T 10, तो यानी 15,000 क्या आ जाएगा? 15, ये दोबारा से बता देता हूँ मैं यहाँ पर, W बराबर P गुणा T यानी 1500 गुणा में 10, तो ये आ गया 15,000। ठीक है, और इसके अगर हम बटा 1000 कर दें तो किलोवाट बन जाएंगे। ये तो वाट हावर आया है ना, ये वाट में था, ये हावर में था।
अगर इसके बटा 1000 कर दें तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 15 किलोवाट घंटा या 15 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 यूनिट। आगे हैं, इसके बाद में ऊर्जा संरक्षण का नियम बताएं और सिद्ध करें। प्यारे बच्चों, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। किसी ऊंचाई h पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, जैसे जैसे वस्तु नीचे की उसके वेग में वृद्धि होती है, और इस तरह स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब वस्तु पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला होता है तब उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा जीरो हो जाती है। अतः ऊर्जा नष्ट नहीं होती, परिवर्तित होती है। प्रत्येक बिंदु पर केई और पेई अचर रहता है, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है वो अचर रहती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ ऊर्जा संरक्षण के नियम की अनुपालना होती है, यानी ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं न उत्पन्न कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ देखो, अगर कोई वस्तु नीचे गिरती है तो यहाँ पर उसमें स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जैसे जैसे नीचे आएगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो ये हमेशा अचर रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। इसके बाद में आगे आपसे पूछा गया है, पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनिक वितरण के नियम लिखने हैं। तो ये नियम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखो, परमाणु के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने निम्नलिखित नियम प्रस्तुत किए। नंबर 1, किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से दर्शाया जाता है, जहाँ n कक्षा की संख्या है। तो किस फॉर्मूले से भरे जाएंगे? इस फॉर्मूले से। जैसे 2n², तो n की जगह अगर हम 1 लें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 1 2। पहली कक्षा में कितने आएंगे? 2। फिर देखो l की जगह 2 लें तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके भर सकते हैं। नंबर 2, सबसे भारी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी आ सकती है? 8। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाला भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाता। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती है। जैसे पहली कक्षा भर गई, उसके बाद दूसरी भर गई, उसके बाद तीसरी में आएंगे। यानी ये जो नियम थे बोर बरी ने दिए थे। तो प्यारे बच्चों, आज के पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसी तरीके से किए होंगे। धन्यवाद।